वेलकम एवरीवन। आज हम देखेंगे वाइसरॉयस ऑफ इंडिया। इससे पहले हम लोग ने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग देखेंगे वाइसरॉयस ऑफ इंडिया। तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे ये चेंज क्यों आया था, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से वाइसरॉय कर दिया गया था। 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, उसके बाद इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी से चला गया था ब्रिटिश क्राउन के अंडर। इंडिया का पहले रूल जो चल रहा था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था, पर अब वो ट्रांसफर होकर आ गया था ब्रिटिश के पास। ब्रिटिश के जो हेड थे वो थे क्वीन, और क्वीन के अंडर ही थे आपके वाइसरॉय। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी जब तक थी तब तक माना जाता था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे हट गई और ब्रिटिश आ गए थे, तब बन गए थे वाइसरॉय। तो इंडिया के अगर पहले वाइसरॉय देखा जाए तो फिर वो थे लॉर्ड कैनिंग। ये वाइसरॉय थे आपके 1856 से 1863 के लिए पहले वाइसरॉय। और इन्होंने सबसे पहले हटा दिया था वीटो रीमैरेज एक्ट 18 इन्होंने पहले लाया था वीटो रीमैरेज एक्ट 1856 में। आप वीटो रीमैरेज एक्ट आप समझ ही सकते हैं, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। इन्होंने लाया था इंडियन पिनल कोड, जो आज भी इंडिया में माना जाता है, और कुछ चेंजेस के साथ इसको इंडियन पिनल कोड, मतलब इंडिया में जो भी क्राइम होता है ये इंडियन पिनल कोड मान के उनको क्राइम के लिए सजा मिलता है। 1857 में उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाया कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में। जो ब्रिटिश के तीनों प्रेसिडेंसीज थे, कलकत्ता, मद्रास और मुंबई, उन तीनों में इन्होंने यूनिवर्सिटीज बनाया। उन्होंने एस्टेब्लिश किया था इंपीरियल सिविल सर्विस। तो आप में से बहुत जन सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी ऐसे भी पॉइंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने लॉर्ड कैनिंग ने स्टार्ट किया था आपका इंपीरियल सिविल सर्विस। इन्होंने स्टार्ट किया था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और पोर्टफोलियो सिस्टम भी इन्होंने स्टार्ट किया था 1861 में। अब पोर्टफोलियो सिस्टम क्या होता है समझते हैं। जब अगर हम लोग देखें गवर्नर जनरल की बात, तो गवर्नर जनरल आपने देखा कि सारे पावर गवर्नर जनरल अकेले संभालते थे, चाहे वो मिलिट्री पावर हो या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर हो। पोर्टफोलियो सिस्टम में क्या किया गया, पोर्टफोलियो सिस्टम में लॉर्ड कैनिंग ने नियम बनाया कि अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग ऑफिस हो गए, और अलग अलग डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट को पावर मिलेंगे कि वहाँ पर काम कर सके। ये बात नहीं हुआ कि गवर्नर जनरल या फिर अभी जो वाइसरॉय बने हैं उनके पास ही सारे पावर होंगे। जो भी डिपार्टमेंट बनेंगे कोई पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए, उस डिपार्टमेंट के पास पावर रहेगा उस सेगमेंट के अकॉर्डिंगली। उनके बाद आए थे लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो आए थे 1869 से 1872 में। 1872 में उन्होंने पहला सेंसस किया था इंडिया में। ये बात याद रखिएगा कि सेंसस अब रेगुलर नहीं बना था, पर पहला जो सेंसस हुआ था वो किया था लॉर्ड मेयो ने। मेयो जब अंडमान और निकोबार गए थे, तब वहाँ पर पोर्ट ब्लेयर में उनको एक कैदी ने मार दिया था। प्रिजनर का नाम था शेर अली, और वहाँ पर उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा मिली थी। तो मेयो जब वहाँ गए थे अंडमान और निकोबार में, उस वक्त शेर अली ने उनको मार दिया था। ये बात याद रखने के लिए कि जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं जिनको कठोर से कठोर सजा देना होता था, तो ब्रिटिशर्स उनको अंडमान और निकोबार में भेजते थे। मेयो की अगर बात की जाए तो फिर उन्होंने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया भी बनाया था, और उन्होंने पहले अटेम्प्ट किया था कि सिस्टम को डिसेंट्रलाइज करना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को डिसेंट्रलाइज करना। डिसेंट्रलाइज मतलब सेंट्रल सब डिसीजन नहीं लेगा। इंडिया के जितने भी फाइनेंशियल बातें हैं वो सब एक सेंटर में नहीं लिया जाएगा, और इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स जो है वो सब डिसीजन लेंगे। फिर आते हैं लॉर्ड लीटन। लॉर्ड लीटन आते हैं 1876 से 1880। ये फिर से एक ब्रिटिश के बहुत ही क्रूर नेता होते हैं, और इनको ब्रिलियंट फेलियर कहा जाता है। तो ब्रिलियंट फेलियर इसलिए कहा जाता है कि वो हमेशा उनको और ब्रिटिश क्राउन को ब्रिलियंट समझते थे, पर असली में वो एक फेलियर है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। इसलिए उनको एज अ ब्रिलियंट फेलियर माना जाता है। उन्होंने पहले लाया ड्रामेटिक परफॉर्मेंसेस एक्ट। जैसा कि आपने फार्मर्स रिवोल्ट में देखा है, फार्मर्स रिवोल्ट में जब प्ले लिखा गया था कि ब्रिटिश कितना अत्याचार करती है इंडियंस में, और बाद में वो प्ले इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था माइकल मधुसूदन दत्तो ने,
तो इंग्लैंड के ऊपर या फिर ब्रिटिश के ऊपर काफ़ी प्रेशर बन गया था। नाटक देख के बाहर के देश के लोग काफ़ी प्रेशर बना रहे थे ब्रिटिश के ऊपर कि इंडियन फार्मर्स पे इंडिगो कल्टीवेशन के लिए इतना ज़्यादा टॉर्चर ना करें। अगर आप उस चैप्टर का डिटेल्स देखना चाहते तो यहाँ पर आई बटन आया होगा, आप क्लिक करके देख सकते हैं। आप समझ ही सकते हैं ड्रामेटिक परफॉर्मेंस से एक्ट। ब्रिटिश कभी नहीं चाहता था कि दूसरे लोगों तक ये मैसेज पहुँचे कि ब्रिटिश इंडियंस पे कितना ज़्यादा टॉर्चर करते थे, इसलिए उन्होंने ये लाया था ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट, जिसमें कि इंडियंस कोई भी ब्रिटिश के खिलाफ ड्रामा नहीं कर सकते या फिर किसी भी तरीके का नाटक नहीं कर सकते ब्रिटिश के खिलाफ। फिर आता है 1878 में स्ट्रेची कमेटी। अगर ब्रिटिश की बात की जाए तो फिर ब्रिटिश के जो टैक्स सिस्टम है और ब्रिटिश जो इंडियंस पे टॉर्चर करते थे, इसके लिए बहुत सारे फेमाइंस होते थे, अकाल पड़ता था, इससे बहुत सारे लोग मर जाते थे। तो एक सिर्फ दिखाने के लिए सभी को उन्होंने बनाया था स्ट्रेची कमेटी, ताकि ये सब अकाल क्यों हो रहा है इसका एक कारण पता चले। उन्होंने क्वीन विक्टोरिया को द क्राउन ऑफ इंडिया बोला था। क्वीन विक्टोरिया रानी थी उस वक्त इंग्लैंड की या फिर ब्रिटिश की, जो भी आप कह सकते हैं, वहाँ की रानी थी। उनको उन्होंने द क्राउन ऑफ इंडिया बोला था, या फिर जो समझ सकते हैं भारत का ताज। मतलब इंडिया बहुत लकी था कि क्वीन एलिजाबेथ उनके ऊपर रूल कर रही थी। द आर्म्स एक्ट, ये आर्म्स एक्ट से ये पता चल रहा था कि ब्रिटिश कितना चाहता था कि इंडियंस पे कंट्रोल करने के लिए। उस वक्त ये बनाया गया कि इंडियन जितने भी पिस्तौल कैरी करेंगे या फिर कोई भी आर्म्स कैरी करेंगे, उनके पास एक लाइसेंस रहना ज़रूरी है। आर्म्स कैरी करने के लिए जो लाइसेंस होता है ये होना बहुत ही अच्छी बात है, पर इस नियम में भी एक गलत चीज़ था कि जो फॉरेनर्स थे या फिर ब्रिटिशर के जो सपोर्टर इंडियंस थे वो कैरी कर सकते बिना लाइसेंस, पर दूसरे कैरी नहीं कर सकते। इससे क्या होता था, जो भी इंडियंस रहते थे जो ब्रिटिश के खिलाफ वो गन नहीं रखने देते थे, और जो गन नहीं रखते थे वो सेफ्टी से नहीं रह पाते थे, वो किसी भी तरीके से प्रोटेस्ट नहीं कर पाते थे। और ब्रिटिश जब भी चाहे उनको पकड़ सकती थी और जेल में भर सकती थी, और वो प्रोटेस्ट नहीं कर सकते थे, यहाँ पे वहाँ से बंदूक दिखा के भाग नहीं सकते थे। फिर आता है आपका वर्निकुलर प्रेस एक्ट। वर्निकुलर प्रेस एक्ट में ये नियम बना दिया गया कि न्यूज़पेपर जो है, न्यूज़पेपर में आप कोई आर्टिकल नहीं प्रिंट कर सकते जिसमें गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ दिया हुआ हो या फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज के खिलाफ कुछ दिया हुआ हो। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं या ये मीडिया को कंट्रोल करना है। पहला आपका प्ले हो गया, प्ले यानी कि नाटक। फिर आप यहाँ पर देख रहे हैं न्यूज़पेपर को कंट्रोल कर रहे हैं। जितने भी न्यूज़पेपर आए वर्निकुलर प्रेस एक्ट लगा के कंट्रोल कर रहे हैं। ये मीडिया को इसलिए कंट्रोल किया जाता है क्योंकि मीडिया सबसे ज़्यादा बातें स्प्रेड करती थी और लोगों के दिमाग को इन्फ्लुएंस करती थी। इस वर्निकुलर प्रेस एक्ट का अगर आप मॉडर्न वर्जन देखना चाहें तो फिर आप एक स्टेट गवर्नमेंट को देखेंगे। एक स्टेट गवर्नमेंट ने नियम बनाया कि कोई भी सोशल मीडिया पे गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकता। अगर उसने बोला तो फिर वो अगेंस्ट साइबर क्राइम होगा और वो एज ए क्रिमिनल माना जाएगा। तो इसी का अगर आप मॉडर्न वर्जन देखें तो यही आप देखेंगे। फिर आता है एज फॉर सिविल सर्विस एग्जाम वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 टू 18। आप समझ सकते हैं जब 18 ईयर्स कर दिया गया तो 18 ईयर्स जब स्कूल से कोई पास होता है, 18 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि सिर्फ एक चांस में उसे सिविल सर्विस क्रैक करना होगा। सिविल सर्विस में ऐसे ही ब्रिटिशर्स को और फॉरेनर्स को ज़्यादा प्रेफर किया जाता। तो जबकि 3 अटेम्प्ट हो सकता था, उसके जगह पे उसने एक अटेम्प्ट सिर्फ इंडियंस को देना चाहा, इसलिए सिविल सर्विस का एज का एग्ज़ाम कम करके 21 से 18 कर दिया था। उसके बाद आए थे इंडिया के सबसे अच्छे वायसरॉय लॉर्ड रिपन। ये थे आपके 1880 से 1884 को कंसिडर किया जाता फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट अगर देखा जाए जो पंचायत कहा जाता, पंचायत और दूसरे भी लोकल गवर्नमेंट के जो फॉर्म होते हैं वो सब स्टार्ट किया था आपके लॉर्ड रिपन ने। जो सेंसस हुआ था, जो लॉर्ड मेयो ने स्टार्ट किया था पहला सेंसस, उस सेंसस को रेगुलराइज किए थे लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन हर एक 10 साल में अब से नियम बनाए थे कि हर एक 10 साल में आपका सेंसस स्टार्ट होगा। उन्होंने पहला फैक्ट्री लॉ भी पास किया। अगर फैक्ट्री लॉ की बात की जाए तो टोटल में 4 फैक्ट्री लॉ पास हुए थे। जो पहला फैक्ट्री लॉ था उसमें मेनली 2 नियम थे। एक तो था आपका 7 साल से कम की उम्र का कोई भी बच्चा फैक्ट्री में काम नहीं करेगा, और दूसरा था कि 12 साल की उम्र का
और बच्चा जो फैक्ट्री में काम कर रहा है उसके लिए टाइम पीरियड फिक्स होगा। आप समझ सकते हैं 12 साल से कम की उम्र के लिए फिक्स होगा। इससे पहले कोई भी फिक्स नहीं था। मतलब किसी भी आदमी को ब्रिटिशर 15 से 16 घंटे कम से कम काम करवाता है। किसी भी लोग को मतलब किसी भी इंडियन को 15 से 16 घंटा काम करवाते थे। ये काफ़ी कॉमन था कि फैक्ट्री में लोग मर जा रहे, पर ब्रिटिशर्स को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि ब्रिटिशर्स सिर्फ यही देखते थे कि वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कर पाए। फिर आता है हंटर कमीशन। हंटर कमीशन बनाया गया था एजुकेशन के लिए, ताकि एजुकेशन को बढ़ावा मिल सके इंडियन में। वर्निकुल प्रेसाइड जो लगाया गया था उसको भी हटा दिया गया था यहाँ पर लॉर्ड रिपन ने। फिर आया था इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल में लॉर्ड रिपन ने चाहा था, आपने पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का देखा होगा, गवर्नर जनरल का पहला पार्ट, उसमें मैंने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में ये नियम बनाया गया था कि इंडियंस को फॉरेनर्स को जज करने के लिए कोई भी इंडियंस नहीं रह गए। ये उनको पसंद नहीं आया था और वो चाह रहे थे कि फॉरेनर्स हो या फिर इंडियंस हो, एक क्रिमिनल क्रिमिनल होता है और जज कोई भी हो सकता है, फॉरेनर भी हो सकता है, ब्रिटिश है, इंडियन कोई भी हो सकता है। यही पास किया गया था इल्बर्ट बिल को, और इसके लिए ब्रिटिश में काफ़ी हल्ला हो गया था कि कोई कॉलोनी या फिर कोई भी इंडियन ऐसे किसी ब्रिटिशर को जज कर सकता है। तो जैसे ही ब्रिटिशर को ये समझ में आया कि लॉर्ड रिपन के हिसाब से उन्होंने एक इंसान को भेज दिया इंडिया में, तो उन्होंने जल्दी से वापस बुला लिया। सिर्फ लॉर्ड रिपन नहीं, ऐसे हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे कि ब्रिटिश को जब भी पता चला कि उन्होंने किसी इंसान को इंडिया में भेज दिया था ऐसा गवर्नर या फिर पावरफुल पर्सन, उन्होंने उनको बहुत जल्दी इंग्लैंड में वापस भेज लिया था। फिर आए थे लॉर्ड कर्जन, फिर एक टूर नेता, वो आए थे 1899 से 1905 में। ये मेनली फेमस है आपके बंगाल के डिवीजन के लिए। तो 1905 साल में उन्होंने बंगाल को डिवाइड कर दिया था। अगर तब की बात देखा जाए, इंडिपेंडेंस की पहले की बात, तो सबसे ज़्यादा जो स्ट्रगल होता था वो होता था आपके बंगाल और पंजाब में। तो उन्होंने सबसे पहले बंगाल को डिवाइड इसलिए क्यों किया था, क्योंकि कैलकाटा जो होता है उनके कैपिटल था, और कैलकाटा आपके बंगाल में था। तो कैलकाटा में उनको सारे अपने काम करने पड़ते थे और उन पर काफ़ी अटैक्स होते थे, क्योंकि बंगाल था वन ऑफ द सेंटर्स फॉर द रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़। इसलिए उन्होंने बंगाल को दो हिस्से में डिवाइड कर लिया। अब बंगाल को डिवीजन करने का मेन मकसद यही था उनका, डिवाइड एंड रूल का। डिवाइड सिर्फ लैंड उन्होंने डिवाइड नहीं किया था, उन्होंने हिंदू और मुस्लिम को भी डिवाइड कर दिया था। ये हम लोग आगे के स्लाइड्स में देखेंगे। 1904 में उन्होंने लाया था इंडियन यूनिवर्सिटी किया। इससे जो गवर्नमेंट है उनको यूनिवर्सिटी से और भी ज़्यादा कंट्रोल मिल गया था। बनारस हिंदू गर्ल्स स्कूल जो था वो बनाया था एनी बेसेंट ने आपका 1904 में। फिर आए थे आपके लॉर्ड मिंटो। अब लॉर्ड मिंटो आप याद रखिएगा, डिवाइड एंड रूल का जो पॉलिसी है वो सबसे ज़्यादा चलाया था आपके लॉर्ड मिंटो ने। जो बंगाल को डिवाइड किया गया था वो मेनली इसीलिए डिवाइड किया गया था क्योंकि वो रेवोल्यूशन सेंटर है पहला। दूसरा वहाँ पर कैलकाटा है जिसके लिए वहाँ पर काम करना सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। और तीसरा वहाँ पर हिंदू और मुस्लिम को डिवाइड किया जाए ताकि वहाँ पर काम करने में सबसे ज़्यादा आसानी हो। तो फिर जैसे पहले बांग्लादेश बना तो उन्होंने मुस्लिम लीग के क्रिएशन किया। ब्रिटिश ने मुस्लिम लीग का क्रिएशन किया ताकि हिंदू और मुस्लिम में और भी डिवीजन ला सके। अब मुस्लिम लीग को ब्रिटिशर्स हमेशा सपोर्ट करते थे कि वो इंडियंस और हिंदूज और मुस्लिम्स को हमेशा अलग कर देता है। 1907 कांग्रेस भी अलग हो गया। कांग्रेस जो अलग हुआ वो दो हिस्से में अलग हुआ, एक है मॉडरेट नेता और एक है रेवोल्यूशन नेता। मॉडरेट नेता वो थे जो सोचते थे ब्रिटिशर के साथ ऑफिस में बात करके कोई सॉल्यूशन मिलेगा, पर रेवोल्यूशन नेता वो थे जिन्हें लगता था ब्रिटिशर्स को डंडा मार के इंडिया से निकाल देना चाहिए। इसलिए कांग्रेस में दोनों तरीके के नेता और दोनों के विचार बिल्कुल अलग थे। इसलिए 1907 में ये अलग हो गया, मॉडरेट लीडर्स और रेवोल्यूशन लीडर्स। कांग्रेस अलग होने का मेन कारण आपका बंगाल डिवीजन था कि रेवोल्यूशन लीडर्स जो थे वो मॉडरेट रेवोल्यूशन लीडर्स को एक पॉइंट मिल गया था कि अगर आपकी बातचीत से इतना फर्क पड़ रहा है तो बंगाल का डिवीजन रुका क्यों नहीं, और ब्रिटिशर्स ने बंगाल का डिवीजन कर क्यों दिया था। मॉडरेट लीडर्स को इसका कोई जवाब नहीं मिला था, इसलिए ये
कांग्रेस का डिवीजन हुआ था मॉडरेट लीडर्स और रेवोल्यूशन लीडर्स में। इसके बारे में और में डिटेल्स में पढ़ेंगे कांग्रेस के चैप्टर में। 1909 में उन्होंने और एक काम किया, उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स बना दिया। समझिए डिवीजन और भी ज़्यादा कर दिया। उन्होंने बोल दिया सारे इंडियंस एक जगह पे नहीं वोट करेंगे, वो लोग अलग अलग लोग के लिए अलग अलग तरीके से वोट करेंगे। समझिए कि इंडिया पूरा इंडिया नहीं है। अब इंडिया को उन्होंने दो हिस्से में डिवाइड कर लिया, एक हो गया आपका हिंदू और एक हो गया आपका मुस्लिम। सेपरेट इलेक्टोरेट करके उन्होंने अलग अलग लोगों को अलग अलग श्रेणी का लीडर बना दिया। इसलिए उनको कहा जाता है फादर ऑफ कम्युनल सेपरेटिज्म। कम्युनल मतलब जाति भेद पे अलग करना और सेपरेटिज्म। फिर आता है आपका लॉर्ड हार्डिंग्स टू पे। बंगाल में इतना ज़्यादा हल्ला हो रहा था और स्वदेशी मूवमेंट ये सब चल रहा है। स्वदेशी मूवमेंट चलने के कारण से बंगाल में ब्रिटिशर को काफ़ी लॉस हो रहा था। इसलिए उन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि ये जो बंगाल डिवीजन है इसको हटा दिया जाएगा। बंगाल डिवीजन को हटाने का दो मेन रीज़न था, ये जो हल्ला हो रहा था, और उन्होंने कलकत्ता शिफ्ट करके कलकत्ता भेज दिया दिल्ली में। अब अगर अभी के टाइम पे देखा जाए तो कलकत्ता और दिल्ली में फ़्लाइट है, ट्रेन है, बहुत ईजी है कलकत्ता टू दिल्ली आना जाना। और उस टाइम के लिए कलकत्ता और दिल्ली काफ़ी आना जाना मुश्किल था, इसलिए जो उनका कैपिटल था कलकत्ता में ट्रांसफ़र कर दिया उन्होंने दिल्ली में, ताकि ब्रिटिशर्स जो है उनको एक सिक्योरिटी मिल पाए और वो अपना काम आगे बढ़ा पाए अच्छे से। दूसरा उन्होंने जो काम किया, बंगाल को जो डिवाइड किया था हिंदू और मुस्लिम को, अभी बंगाल को डिवाइड कर दिया बिहार और बंगाल में। इससे क्या हो गया, एक दूसरे तरीके का डिवीजन आ गया। कोई कोई बोला कि हम लोग बिहारी है और बंगाली है, जो कि आप अभी के इलेक्शन में एक बड़ा सा टॉपिक देखेंगे कि बंगाल बंगाली लोग का जगह है और बाहर के लोगों का जगह नहीं है। तो ये अभी भी चल रहा है और ये अभी भी इलेक्शन के लिए और जो भी वोटिंग के लिए आज भी यूज़ किया जाता है। तो ये देखेंगे तीसरा दिल्ली दरबार बैठा था, जहाँ पर बंगाल का जो डिवीजन है उसको हटा दिया गया था। 1911 में ये भी ठीक हुआ कि कैपिटल को कलकत्ता से शिफ्ट करके दिल्ली वापस लिया जाएगा, कि कलकत्ता जब उन्होंने डिवीजन हटा दिया तो दोनों जगह एक साथ मिल गए और कलकत्ता जो जिस डेंजर के लिए इसको अलग किया गया था बंगाल डिवीजन, वो फिर से आ गया। इसलिए कलकत्ता को शिफ्ट कर गया, दिल्ली ले गया जो कि कलकत्ता से काफ़ी दूर था, एक सेफ रीजन था ब्रिटिशर्स के लिए। उसी टाइम पे मदन मोहन मालवीय ने बनाया था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। देख रहे 1912 में बिहार सेपरेट कर दिया गया था। बिहार को इसलिए सेपरेट किया था कि पूरा बंगाल एक साथ मिल गया था और जो डिवाइडेड रूल के लिए उनको ज़रूरत था वो अपने यहाँ डिवीजन बनाया गया था। एक बन गया था आपका बिहार और एक बन गया था आपका बंगाली। ये दोनों में डिवीजन करने के लिए ये डिवीजन मेनली लाया गया था। इस वक्त पे चाइना के साथ भी ब्रिटिश का एक प्रॉब्लम हो गया था और चाइना के साथ भी उन्होंने बनाया था मैकमोहन बॉर्डर लाइन, जो अरुणाचल प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट के साथ जो बॉर्डर लाइन है चाइना का, उसे कहा जाता है मैकमोहन बॉर्डर लाइन। फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पर गदर मूवमेंट। गदर मूवमेंट में जितने भी पंजाब के लोग थे उन्होंने एक रेवोल्यूशन स्टार्ट किया था अगेंस्ट द ब्रिटिश। फिर पढ़ेंगे लॉर्ड चिम्सफोर्ड। ये जो गदर मूवमेंट है और बाकी जितने भी एक्टिविटीज़ है ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ है और बाद में इन पर डिस्कशन किया गया है बहुत डिटेल्स में। पर अभी के लिए थोड़ा पढ़ लीजिए, इसको थोड़े थोड़े पॉइंट्स में पढ़ लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिखाएंगे कि कौन से वाइसरॉय या कौन से गवर्नर जनरल के टाइम पे क्या हुआ था। अब देखेंगे लॉर्ड चेम्सफोर्ड के बारे में। लॉर्ड चेम्सफोर्ड की बात की जाए तो ये थे 1916 से 1921 तक। ये टाइम पे स्टार्ट हुआ था होम रूल मूवमेंट, जो कि आपकी एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने स्टार्ट किया था। फिर इनके टाइम पे पास हुआ था आपके रावलत एक्ट। रावलत एक्ट में ये बोला गया था कि अगर ब्रिटिश चाहे तो फिर वो किसी भी इंडियन के घर में सर्च कर सकते हैं और किसी भी इंडियन को जेल में भर सकते हैं बिना कोई जज के सामने लाए हुए। मतलब ब्रिटिशर का अगर मन हो तो किसी भी को भी अरेस्ट कर सकते हैं अगर वो लोग चाहे और उन पर टॉर्चर कर सकते हैं। इसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ था और प्रोटेस्ट में दो जो पंजाब के लीडर्स हैं उनको पकड़ा गया था। इसके खिलाफ
जो उनको पकड़ा गया था, इसके लिए जालियनवाला बाग में एक पीसफुल प्रोटेस्ट किया गया था कि हम लोग ब्रिटिशर्स की बात नहीं सुनेंगे। इसी पीसफुल जगह पे जालियनवाला बाग में एक ही गेट था जहाँ से आदमी निकल सकते थे, बाकी सारे गेट बंद कर दिए थे। एक ही गेट से जनरल डायर अंदर आए थे और जनरल डायर ने बूढ़ों, बच्चों और सबको वहाँ पर मार दिया था। फिर आता है आपका खिलाफत मूवमेंट और लास्ट में आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में यह डिसाइड किया गया था कि भारत ब्रिटिश के साथ कोई भी कॉपरेशन नहीं करेगा, उनके कोई भी सामान नहीं करेगा। और ये जो आप फेमस देखते कि अंग्रेजी कपड़े जलाते हैं इंडिया, ये इसी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हुआ था। फिर आते हैं लॉर्ड इरविन में। लॉर्ड इरविन थे आपके 1926 से 1931 तक। इन्होंने लाया था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन में इंडिया को एक स्टेटस देना चाहते थे ये लोग कि वो अंडर द ब्रिटिश क्राउन ही रहेंगे, बट वो एज अ पार्ट ऑफ द ब्रिटिश क्राउन होगा। 1928 में नेहरू रिपोर्ट बनाया गया था मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू ने बनाया था आपका नेहरू रिपोर्ट, जिसमें कि इंडियंस को चैलेंज किया गया था कि वो कभी इंडिपेंडेंस नहीं मिल सकता उनको कहा गया था कि आप एक कॉन्स्टिट्यूशन बना के दिखा जो कि आप लोग मान सकते हो। तो उसी चैलेंज के लिए ये बनाया गया था आपका नेहरू रिपोर्ट 1928 में। फिर आया था आपका दीपावली डिक्लेरेशन फिर से एक ब्रिटिशर्स का झूठ था, जिसमें बोला गया था कि इंडिया को एक डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। डोमिनियन स्टेटस का मतलब आप समझिए यहाँ पर कि ब्रिटिश हेड रहेंगे, जो ब्रिटिशर्स है वो हेड रहेंगे, पर इंडिया में जो रूल होगा वो इंडियंस कर सकते हैं। मतलब जो कंट्रोल होगा, एडमिनिस्ट्रेशन होगा, वो सब इंडियन कर सकते हैं, पर जो आर्मी कंट्रोल होगा सारा आपका ब्रिटिशर्स के हाथ में रहेगा। फिर आता है आपका गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट में काफ़ी जो पावर था गांधी को मिला था, और गांधी ने इंडियंस में दे दिया था इस गांधी इरविन पैक्ट में। फिर आया था आपका पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन। आस्ते आस्ते इंडियंस को समझ में आ गया ये जो डोमिनियन स्टेटस का लालच दिखाया जा रहा है इंडियंस को, ये सिर्फ एक ढोंग है और इंडियंस को कभी भी डोमिनियन स्टेटस नहीं मिलेगा। तो इंडियंस ने फिर पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन कहा। पूर्ण स्वराज की बात करें तो पूर्ण स्वराज की डिक्लेरेशन की पूर्ण स्वराज जो टर्म है, ये टर्म ज़्यादातर आपके जो रेवोल्यूशन लीडर्स हैं उन्होंने यूज़ किया था। उन्होंने पहले से मना कर दिया था कि इंग्लैंड के साथ या फिर ब्रिटिश के साथ किसी भी तरीके का डोमिनियन स्टेटस वो नहीं चाहता है और उनको चाहिए पूर्ण स्वराज। फाइनली 1929 में जब कांग्रेस का लाहौर सेशन हुआ तब वहाँ पर डिसाइड हुआ था पूर्ण स्वराज। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये भारत के फ्यूचर कैसा होगा और किसको कैसा राइट्स चाहिए, कौन सा डेमोक्रेसी चाहिए, इसके लिए ब्रिटिश में आपका राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, जहाँ पर इंडियंस और ब्रिटिशर्स एक साथ एक टेबल पर बैठ के बातचीत करते थे कि क्या होना चाहिए या फिर क्या नहीं होना चाहिए। 3 पार्ट में हुआ था, 1930, 1931 और 1932। अगर बात किया जाए कि तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किसने अटेंड किया था, फिर तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड किया था आपके BR अम्बेडकर ने। और गांधी जी ने कौन सा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड किया था, फिर ये सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस गांधी जी ने अटेंड किया था। फिर आते हैं लॉर्ड लिंथिंगो। लॉर्ड लिंथिंगो 1936 से 1943, जैसे कि आप टाइम पीरियड से समझ रहे हैं, उस टाइम हो गया था आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश ने इंडिया को इंक्लूड कर दिया था बिना इंडिया से पूछे हुए। उन्होंने कह दिया था कि वर्ल्ड वॉर में इंडिया ब्रिटिश का हेल्प करेंगे बिना इंडिया से पूछे हुए। इसके लिए कांग्रेस ने रिजाइन कर दिया था 1939 को असेंबली से। इस डे को सेलिब्रेट किया था आपके मुस्लिम लीग और BR अम्बेडकर ने एज अ डे ऑफ रिडेंस, मतलब कांग्रेस से हम लोग को छुटकारा मिला। फिर आता है आपको ऑगस्ट ऑफ मिशन। यहाँ पर आता है आपका क्विट इंडिया मूवमेंट। ये सब आपके जो मूवमेंट्स है ये सब काफ़ी बड़े चैप्टर्स हैं और इन पे काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन करना होगा। ये सिर्फ आप याद रखिए कि कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट कौन से वाइसरॉय या फिर गवर्नर जनरल के टाइम पीरियड में हुए थे। उस टाइम PM थे आपके विंस्टन चर्चिल, उनके लिए हुआ था बंगाल फमीन, या फिर जो अकाल होता वो उनके वजह से हुआ था।
अब ये क्यों हुआ था ये समझते हैं। जो वर्ल्ड वॉर विश्व युद्ध चल रहा था उस वक्त विंस्टन चर्चिल ने डिसाइड किया था कि भारत के जितने भी खाने हैं या फिर रेलवे लाइन से कपड़े हैं, जानवर है, सब कुछ आपके इंग्लैंड में ट्रांसफ़र किया जाएगा और रखा जाएगा एज अ स्टॉक। जब ब्रिटिश के नेता और बहुत सारे फॉरेनर्स विंस्टन चर्चिल को लिखते हैं कि यहाँ पर लोग मर रहे और स्टॉक के जो खाने हैं वो सब बंगाल के लोगों को चाहिए, तब उन्होंने लिखा था कि वो लोग ही समझे कि उन्होंने ना समझ के बच्चे पैदा किए और अगर इतने प्रॉब्लम है तो फिर गांधी अभी तक मरा क्यों नहीं है। अब स्टॉक मतलब ये समझते हैं, स्टॉक मतलब होता है रिजर्व। रिजर्व में सोल्जर्स के लिए खाना रखा जाता था, मतलब उनको ज़रूरत नहीं था पर रिजर्व में उनके लिए खाना रखा जाता था। यहाँ पर जो लोग खाना ना मिल के मर जा रहे थे उनसे विंस्टन चर्चिल को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। आप शशि थरूर का जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्पीच है उनका उसमें सुन सकते हैं, उसमें उन्होंने बंगाल फेमिन के बारे में बहुत अच्छा लेक्चर दिया। फिर आता है लॉर्ड वेवेल। लॉर्ड वेवेल थे आपके 1943 से 1947 में। इस टाइम पे हुआ था शिमला कॉन्फ्रेंस। कैबिनेट मिशन में ये डिसाइड हुआ था कि इंडिया में वोट होगा। इस वोटिंग में मुस्लिम लीग काफ़ी बुरे तरीके से हार गई थी, तो मुस्लिम लीग में मोहम्मद अली जिन्ना को ये अच्छे से समझ में आ गया था कि इंडिया अगर एक साथ रहा तो वो कभी भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाएगा, और उस वक्त उन्होंने पाकिस्तान की जो मांग है उसको और तेज कर दिया था और भी ज़बरदस्त कर दिया था। 1947 1946 में आपका रॉयल इंडिया नेवी रिवोल्ट हुआ था। ये जो दरबार हो रहे थे इसमें आर्यन है जो इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस ने लीड किया था, उसके सोल्जर्स के ऊपर काफ़ी टॉर्चर हो रहा था। इंडिया के जितने भी आर्मी थे या फिर सोल्जर्स थे उनको ये समझ में आ गया था कि ब्रिटिश उनके साथ नहीं है और अगर उनको काम में नहीं आए तो बाद में वो आर्मी पे टॉर्चर भी करेंगे। इसलिए इंडिया की जितनी भी आर्मी है वो सब रिवोल्ट पे उतर आई थी और सबसे बड़ा रिवोल्ट हुआ था आपका रॉयल इंडियन नेवी रिवोल्ट। 16 अगस्त में 1946 में उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था डायरेक्ट एक्शन डे। जैसा कि मैंने बताया था इलेक्शन के बाद ये क्लियर हो गया कि मुस्लिम लीग कभी भी इंडिया में नहीं जीत सकती, तो फिर अपनी मांग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे की पुकार दिया। डायरेक्ट एक्शन डे में उन्होंने बोला था कि इंडिया हम लोग को डिवाइडेड चाहिए या फिर हम लोग इंडिया को एकदम बर्बाद चाहिए, दोनों में से एक। यही बात सुन के काफ़ी जो धर्म के नाम पे मारपीट होने लगा और इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था आपके बंगाल में, जहाँ पर काफ़ी दंगे लगे थे। ये सब दंगा रोकने के लिए गए थे गांधी जी, जो वहाँ पर भूख हड़ताल में बैठे थे। काफ़ी दिन भूख हड़ताल में बंगाल में बैठने के बाद ये दंगे रुके थे। इसके बाद स्टार्ट हुआ था मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्टेड। जैसा कि आपको पता है, मैंने पहले ही बताया, कांग्रेस मेजॉरिटी से वहाँ पर जीत गई थी और उन्होंने मुस्लिम लीग को वेलकम किया था कि एक सत्ता कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है, और मुस्लिम लीग ने इसे बॉयकॉट किया था। कुछ दिन वेट करने के बाद कांग्रेस ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाना स्टार्ट कर दिया था। आखिर में इंडिया में इतना कम्युनल वायलेंस देख के आए थे लॉर्ड माउंटबेटन। इन्होंने डिसाइड कर लिया था इंग्लैंड से परमिशन लेके इंडिया को डिवाइड करना ही है। 1947 से 1948 थे, एक साल के लिए ये मेरे लिए आए थे इंडिया को डिवाइड करने के लिए और इंडिया को ब्रिटिश से अलग करने के लिए। इन्होंने दिया था माउंटबेटन प्लान या फिर 3 जून प्लान। इसमें इंडिया डिवाइड हो गया था और इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गया था। फाइनली इंडिया और पाकिस्तान अलग हो गए थे आपके ऑन द बेसिस ऑफ रेडक्लिफ लाइन। अगर पहले गवर्नर जनरल पूछा जाए इंडिपेंडेंट इंडिया के, बने थे लॉर्ड माउंटबेटन। पर लॉर्ड माउंटबेटन जब इंडिपेंडेंट इंडिया के गवर्नर जनरल बने तब ये काफ़ी कंट्रोवर्सी में आया था, क्योंकि एक तो इंडिया को इतने मुश्किल से बाहर के देश ब्रिटिश से इंडिपेंडेंस मिला और इंडिपेंडेंस मिलने के बाद भी गवर्नर जनरल जो है वो ब्रिटिश रह गए, इसलिए एक साल बाद उनको हटा दिया गया और पहले इंडियन जो गवर्नर जनरल बने थे सी राजगोपाल जी। इसके बाद वाले क्लास में हम लोग के MCQ डिस्कस करेंगे। अब हम लोग का ये चैप्टर पूरे तरीके से क्लियर हो जाएगा और कोई डाउट भी नहीं रहेगा हमारे इस चैप्टर में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली लाइक कीजिए। जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया उनको धन्यवाद, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे मुझे काफ़ी सपोर्ट मिलता है।
आप अगर इंडियन हिस्ट्री में आगे की चैप्टर मतलब गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कीजिए। इंडियन हिस्ट्री के एमसीक्यू अगर सॉल्व करना चाहते हैं यहाँ पर क्लिक कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगले वीडियो में।